हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी में बना था और इसमें 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है और इसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या ये केम इनटू फोर्स था 26 जैन 1950 या 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो उसी दिन से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करते हैं। तो इसी के लिए 26 जैन 1950 को पब्लिक हॉलीडे भी होता है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है या हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल लॉ भी होता है। तो जो भी कंट्रीज़ के लॉज वगैरह होते हैं तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते हैं। कोई भी ऐसा रूल नहीं बन सकता जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर कोई ऐसा रूल बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो इलीगल होता है और वो वॉइड होता है। तो कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बना था उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम और टिल नाउ 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं उसमें। अमेंडमेंट्स भी चेंजेस हो चुके हैं उसमें। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले मेनली फोकस करने वाले डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में कैसे होता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जन 1950 को आया था और गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम कर रही है। जो भी प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही फंक्शन करती है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल्स है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेंगी, सिटीजन्स के क्या राइट होंगे। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक सेक्युलर स्टेट बनाना। सेक्युलर मीन्स जहाँ पे कोई मतलब जहाँ पे जो भी कास्ट वगैरह है उन सबको एक इक्वल स्टेटस, मतलब ये किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं करता, सब उसकी नज़र में सब कुछ इक्वल है। और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। डेमोक्रेसी क्या होती है हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस टू एंश्योर दैट citizen gets justice and their freedom is protected। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए। कोई भी सिटीजन्स के साथ इनजस्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। इनजस्ट मतलब उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो हमारे यहाँ पे जो कोर्ट्स है जिसको जुडिशियल सिस्टम जो थर्ड पॉइंट में पढ़ने वाले हैं वो इनको जस्टिस दिलाएगा और उनका जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब वो अपने हिसाब से रह सके, अपने हिसाब से जी सके। तो हमारी कंट्री में हर एक को फ्रीडम है, कोई भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, जिनको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकता है, कोई किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहा है, एक प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बनाने की, जहाँ पे सबके साथ इक्वल सोशल जस्टिस होगा और सब इक्वालिटी से रह सकेंगे, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। मैन या फीमेल जो हमारे पुराने ज़माने से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से होता है या फिर कास्ट को लेके ब्राह्मण शूद्र जो उनके बीच में होता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे हम अपना रूलर खुद चूज़ करते हैं, जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस होता है, चाहिए तो वो पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं और वहाँ पे एक पर्सन जो स्टैंड होता है जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग मिलके एक पर्सन को चूज़ करते हैं जिनके बिहाफ पे वो काम करता है, तो उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि पहले किंग होते थे उनको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ पे किंग को हम चूज़ नहीं कर सकते कि वो अपने जो हेरिटेंस के हिसाब से बनते रहते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं। अगर कोई लीडर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे। हम चूज़ कैसे करते हैं, बाय मीन्स ऑफ वोटिंग।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या होती है। डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। तो डेमोक्रेसी मियरली रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, मियरली मतलब ओनली एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमने एक नेता को चूज़ किया तो वो हमारे बिहाफ पे सारे काम कर सकता है, हमने उसको पावर दिया तो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे बेसिकली वो जो भी काम कर रहा है वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है, और जो भी वो करेगा उसके लिए हम सब लायबल होंगे, तो वो इनडायरेक्टली हमको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो डेमोक्रेसी को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाना, मतलब खाली नाम की डेमोक्रेसी नहीं रहना चाहिए कि हमने किसी को चूज़ किया तो वो हमारे हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने चूज़ किया उसके बाद वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपना ही बेनिफिट देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो जो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फंक्शन कैसे करता है, तो हमारा एक सुप्रीम जो लॉ होता है, जो सेंट्रल लेवल है, जो पूरे इंडिया के लिए होता है, वो पार्लियामेंट होता है। उसमें जो भी बिल पास होता है, बिल मतलब लॉ बनने के पहले एक बिल होता है, ड्राफ्ट होता है, उसको रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, अपर हाउस लोअर हाउस, फिर वो बिल फाइनल होता है, तो वो पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट बेसिकली लॉज बनाता है जो पूरी कंट्री के लिए होता है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, एक स्टेट के हिसाब से लॉ बनते हैं, और उससे नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडी होती है। नेक्स्ट है, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस होने चाहिए, हर एक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में भी होते हैं। तो वो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। फ्री मतलब कि सबके पास फ्रीडम है, वो जिसको वोट चाहिए वो दे सकते हैं। किसी को मन है तो वो कांग्रेस को वोट दे सकता है, किसी को चाहिए तो बीजेपी को वोट दे सकता है, या जो भी उसको पार्टी अच्छी लगती है उसको वो वोट दे सकता है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। इसका मतलब है फ्री। फेयर मतलब जो भी होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, मतलब जस्ट होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मीन्स सबके पास इक्वल राइट्स है, वो जिनको जो चाहिए वो उनको चूज़ कर सकते हैं, और इलेक्शंस में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। फेयर मीन्स कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट जा रहा है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन शोज द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कि लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ रहा है, तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो रही है। कि जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन होंगे, वोट देंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतनी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। जितने लोगों का ओपिनियन होगा उतना हम बेटर लीडर चूज़ कर सकेंगे। तो लोग कैसे अपने लीडर चूज़ करते हैं, वो वोट के थ्रू, और वोट करना हमारा एक बेसिक राइट है। तो वोट कौन कर सकता है, कोई भी अडल्ट पीपल, अडल्ट मीन्स जो 18+ है वो वोट कर सकते हैं, और जो इंडियन सिटीजन है वो वोट कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स। तो पहले 18+ 21 वाले वोट करते थे, लेकिन जब चेंजेस हुए तो 18 वाले भी वोट कर सकते हैं। जो 18+ है, जिनका 18 हो गया है, वो उनको अडल्ट बोलते हैं हम लोग। All such provisions were restricted right to vote were cancelled after independence। पहले कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, प्रोविजंस मीन्स रूल्स थे, जो रेस्ट्रिक्ट करते थे, रोकते थे क्या, लोगों की राइट टू वोट। मतलब पहले जो 21 ईयर्स वाले ही वोट कर सकते थे, उनके नीचे के नहीं। तो वो इंडिपेंडेंस के बाद हमने चेंज कर दिया, तो अभी दोनों वोट कर सकते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज़ में अभी भी ऐसे रूल्स है कि वहाँ पे फीमेल वोट नहीं कर सकती, इवन फीमेल ड्राइव नहीं कर सकती। तो ये सब भी अभी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, और अभी जो मैन और जो वीमेन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज। सफरेज मतलब वही वोट करना, बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली। तो हमारे यहाँ पे जो मैन और जो वीमेन है दोनों के पास इक्वल राइट है, अबाउ द एज ऑफ 21। 21 इंडिपेंडेंस के पहले था, अभी हमारा वो 21 से हटा कम करके रिड्यूस करके 18 पे आ गया। तो ये सब प्रोविजंस की वजह से इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, और इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है दुनिया में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू अदर डेमोक्रेटिक नेशंस। होंगे ही ना, इंडिया के पास यंग पीपल ज़्यादा है, 18+ के लोग ज़्यादा है, तो इंडिया के पास लार्जेस्ट वोटर्स भी है, क्योंकि इंडिया सेकंड पॉपुलर स्टेट भी है। स्टेट मीन्स कंट्री।
दिस चेंज इज़ नॉट ओनली क्वान्टिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। और नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे यहाँ पे इमर्ज भी हो रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकता है, जिसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है वो कर भी सकता है। तो ये क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है बल्कि क्वांटिटेटिव भी हो रहा है। क्वालिटेटिव मतलब खाली नंबर्स में बढ़ रहे हैं और क्वालिटेटिव मतलब बेटर। तो ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होने का एक फ़ायदा भी है कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन होगा तो उतना बेटर वो परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं की तो वो कल किसी और को वोट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उनको अपने चेयर नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर्स को बांट देना, डिसेंट्रलाइज कर देना। तो डेमोक्रेसी में जो पावर्स को हम लोग बांट देते हैं उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे पे दो मेन गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए रूल बना सकती है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट के लिए रूल बनाती है। तो ये रूल बनाने का इनको पावर कहाँ से आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दिया। अब आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन दोनों को पावर दिया है कि आप लोग रूल्स बना सकते हैं। तो जो पावर्स है वो बढ़ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को बोला तो तेरे स्टेट का देख, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हम सब रहते हैं, तो महाराष्ट्र का जो भी रूल है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया के लिए बना सकती है, इवन महाराष्ट्र के लिए भी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जो पूरे कंट्री के लिए लेने पड़ते हैं, तो वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने सुना होगा, तो वो पूरी कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र में हुआ है या फिर किसी और स्टेट गुजरात में हो गया या खाली तमिलनाडु में हुआ है, तो ऐसा नहीं होता, वो पूरे स्टेट में मतलब पूरी कंट्री में होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर शेयरिंग बोल सकते हैं सिंपली। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब मेन पार्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जितना ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइजेशन होगा मतलब जितने लोगों के पास ज़्यादा पावर होगी वो उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर किसी के पास पावर नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को राइट देना कि भाई तू काम कर सकता है। अगर आप किसी को ड्यूटीज़ दे देंगे और राइट्स नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। डिसेंट्रलाइजेशन होने से कोई भी इंसान अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर बटी हुई है। अभी वो अकेला काम नहीं कर सकता, अभी इसको दूसरा काम करने उसके पास एक लिमिटेड पावर है, तो वो उतना ही काम कर सकते हैं। दूसरा काम कर रहा है दूसरा पर्सन करेगा, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी दूसरों के लिए भी और लोग इसमें पार्टिसिपेशन लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेक जेन्यून डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रियलिटी। जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के लिए। अभी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट्स भी है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ भी है। जैसे कि हम अगर विरार की बात करें तो VVMC है यहाँ पे, मुंबई साइड पे जाए तो BMC है, ब्रिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो ये कॉरपोरेशंस है तो उनमें भी वोटिंग्स होती है, तो उनको भी पावर्स दिए गए हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो एरिया होता है उसमें। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके बाद उसको बहुत सारे कोशिश की गई, अटेम्प्ट्स किए गए कि उसको जो डेमोक्रेसी है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसकी पावर को बांटने के लिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया था। तो वहाँ पे लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको ज़्यादा पावर दी गई थी, और इवन जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो भी हमने बढ़ा दिया। उनकी जो मिनिमम सीट्स 33% थी उनको बढ़ा के कुछ स्टेट्स ने 50% कर दी थी, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, MCQ के लिए आ सकता है कि महाराष्ट्र में जो वुमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट में कितनी सीट्स है, तो 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है, रिमेनिंग 51 कैन एनीवन ऑक्यूपाई कर सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक एक्ट पास हुआ था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पे ये UPA की गवर्नमेंट ने किया था, मतलब कांग्रेस जब पावर में थी आज से
15 ईयर्स पहले की बात है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास एक राइट्स होती है कि गवर्नमेंट से वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मांगने की जो राइट है उनको आरटीआई एक्ट से मिली। तो इन्फॉर्मेशन कैसी, जैसे कि गवर्नमेंट कोई बजट बना रही है तो उस बजट में गवर्नमेंट कितना पैसा अलोकेट करने वाली है, वो पैसा कहाँ से आने वाला है, फिर गवर्नमेंट इससे क्या होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शनिंग कैसे कर रहा है उसके बारे में वो जान सकती है। तो इससे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो सीक्रेसी है काम करने की वो लगभग खत्म हो जाती है। सिटीजन जान सकते हैं और गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि भाई तुमने ये सब गड़बड़ की है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार कौन है उसको हम पकड़ सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जानने के लिए होता है। तो इससे जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में अगर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उसको हम जान सकते हैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो इससे हमारी एक अच्छी गवर्नेंस स्टैब्लिश होगी, एक गुड गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन आरटीआई में भी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं देती। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या जिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन जो सुप्रीमेसी है उसको कुछ हार्म हो सकता है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट शेयर नहीं कर सकती है। सिटीजन एम्पावरमेंट मतलब सिटीजन्स को पावर देना एक इसेंशियल कंडीशन है डेमोक्रेसी की। इसेंशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाना मतलब जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। इससे कम्युनिकेशन दोनों में बेटर होगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, और इससे हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा बेटर होगी और एक बेटर ट्रस्ट क्रिएट होगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। तो जितना ज़्यादा बेटर ट्रस्ट क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे और उतने ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर हमारा फेथ बना रहेगा। तो सिटीजन्स के पास राइट है कि जानना उनको क्या फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं गवर्नमेंट को, मतलब जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। और ये हॉलमार्क्स है। हॉलमार्क्स मीन्स सिंबल्स है क्या, गुड गवर्नेंस के, मतलब ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट होगी इससे हमारी। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन ने गवर्नमेंट को क्या बना दिया, मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है वो सब हमें पता है या हम जान सकते हैं उसको गवर्नमेंट को क्वेश्चन करके। हैज़ रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी। तो गवर्नमेंट के जो काम करने में जो सीक्रेसी थी, मतलब गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कौन कौन से योजनाएं बना रही है, दुनिया भर की योजनाएं बना रही है, आपको पता ही है। तो वो योजनाओं के लिए जो कहाँ से उनके पास फ़ंड आ रहे हैं, कितने फ़ंड आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने नाम सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाना डेमोक्रेसी में, वो सिटीजन्स की एक राइट्स है, मतलब उनका एक हक है। अकॉर्डिंगली सिटीजन्स इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी, ये हमारा फूड सिक्योरिटी का बिल भी पास हो चुका है। दिस राइट्स हैव स्ट्रेंथेन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो इसी के साथ ही में जो डेमोक्रेसी का पार्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस मतलब सबके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मतलब सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो या जो भी हो। बट कुछ बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रह गई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली खड़ा है। तो हम कैसे कर सकते हैं सोशल जस्टिस स्टैब्लिश, सोशल कंडीशंस जो रिस्पॉन्सिबल है इनजस्टिस के लिए, मतलब किसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम लोग रिमूव कर दें, हटा दें। कैसे इक्वालिटी लाए हम लोग डिग्निटी में, सब इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे हम स्टैब्लिश करें, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो, क्रीड का हो, कलर का हो। तो बहुत सारे हमारे पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशंस होते रहते हैं। तो उन डिस्क्रिमिनेशन को एंड करके हम लोग सोशल स्टेटस, इक्वल सोशल स्टेटस लाना है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पे कुछ कास्ट सुपीरियर होती है, कुछ इन्फीरियर होती है, तो उसी की वजह से डिफरेंसेस आते हैं।
अगर जो सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए तो डिफरेंसेस ख़त्म होंगे। तो किस बेसिस पे आते हैं? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या लैंग्वेज के बेसिस पे, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, रेस, प्रॉपर्टी के बेसिस पे मतलब रिच पुअर, और सिंपली सबके लिए क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाना डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स तो लगाने होंगे, ऑटोमेटिक तो नहीं होगा। खाली हम बात करेंगे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के तो इक्वालिटी कहीं दूर की रही। तो हमें इसके लिए एफर्ट्स डालने होंगे, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने होंगी, कुछ रूल्स पास करने होंगे, ताकि जो बैकवर्ड लोग हैं खास करके वो मेन स्ट्रीम में आ सके, जो हमारे साथ चल सके। तो डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है कि सबको एक साथ लाना और सबको आगे डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना। तो अगर ये सब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया तो हमारा पे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट में जो झगड़े होते हैं, अभी झगड़े कब होंगे? जब दोनों लेवल सेम लेवल्स पे नहीं होंगे, सब एक लेवल्स पे आ गए, सब अच्छे से रहेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। जो झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिर एक पॉलिसी भी लाई थी, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अभी जैसे कि हमारा ट्रेन में हम कैसे टिकट रिजर्व करते हैं, वो सीट हमारी हो जाती है, तो वैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी कुछ सीट्स होती है, तो वो इलेक्शन के थ्रू लोगों को मिलती है। तो वैसे हर एक जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर कोई स्कूल कॉलेज हो, तो कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है। जैसे कि मैंने 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 33% सीट्स पहले फीमेल के लिए रिजर्व थी, अभी इसको बढ़ा के कुछ स्टेट्स ने 50% कर दी। तो वो क्या एक रिजर्वेशन ही है। वो रिजर्वेशन किसके लिए था? फीमेल्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहा है डेमोक्रेसी में, मतलब लीडर्स अब देखोगे फीमेल्स बहुत ही कम ही है, मेल लीडर ज़्यादा होते हैं। तो उनको एनकरेज करने के लिए सीट्स रिजर्व की। तो वीमेन के साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, मतलब जो एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, या ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए रिजर्वेशन लाया। खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, एजुकेशन में भी, ताकि वो पढ़ सके। उनकी फ़ीस भी मिनिमम होती है जो वो एफोर्ड कर सके, और उनके लिए जॉब्स वगैरह में भी रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी, ताकि वो भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम में आ सके। तो ये किनके लिए लाया? जिनके लिए डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, मतलब जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, चाहे वो एजुकेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट में हो। तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ सीट्स रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए। फिर जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट भी पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अगर उनके साथ कोई अनजस्ट या बुरा ट्रीट करेगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट के अंदर, तो वो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये लॉ उनको प्रोटेक्शन देता है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। फिर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमने 9th में भी पढ़ा था। माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जिनकी जो प्रपोर्शन होता है वो बहुत कम होता है पॉपुलेशन में, तो उनकी राइट्स को भी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, ऑलरेडी हमने देखा था, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, रेस हो, लैंग्वेज हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, कैसे भी टाइप का हो, कोई भी पर्सन के साथ हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न चाहिए हमें, एंटायर प्रोविज़न चाहिए, एक बेटर प्रोविज़न चाहिए जो सब कुछ कवर करता हो, लोगों की राइट्स, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट्स है, कल्चरल है, एजुकेशनल राइट्स है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना के रखे, एलिमेंट्री एजुकेशन के, सर्व शिक्षा अभियान भी। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक टॉपिक भी पढ़ा था 9th में, तो उसी के बारे में फिर से एक समरी भी दी हुई है, और ये भी हमारे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का पार्ट है, क्योंकि वीमेन के साथ बहुत सारे इनजस्ट ट्रीटमेंट्स होते थे पहले से, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया। तो वीमेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल्स पे हो, और
उनकी जो इलिटरेसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रही है। फिर उनको जो इनहेरिटेंस में जो शेयर नहीं मिलता था, मतलब फादर या जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो फादर की प्रॉपर्टी में खाली बेटे को शेयर मिलता था, बेटी को शेयर नहीं मिलता था। तो एक एक्ट है हमारे यहाँ पे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदूज का, तो उसमें खाली बेटे को शेयर मिलता था पहले, फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए और अभी इसमें इवन बेटी को भी शेयर मिलता है। तो वैसे ही हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी उसे शेयर मिलता है। तो पहले वो सब नहीं मिलता था, तो उनके लिए बेनिफिट के लिए हुआ। फिर डावरी, दहेज आपने नाम सुना होगा, डावरी को प्रोहिबिशन के लिए एक्ट बनाया था। डावरी की वजह से बहुत सारी लोग मर जाते हैं, उनको सुसाइड करना पड़ता है, घर वाले परेशान करते हैं। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, फिर घर में उनको कोई हस्बैंड वगैरह परेशान करते हैं या डोमेस्टिक वायोलेशंस होते हैं उनके खिलाफ, तो उनके प्रोहिबिशन के लिए एक्ट बनाता। तो ये सब उनकी फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए बनाता, उनके डेवलपमेंट के लिए बनाता, ताकि उनके साथ कोई इनजस्ट न कर सके और वो भी इक्वालिटी से अपने डिग्निटी के साथ रह सके। फिर ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ था, तो उनकी सीट्स 33 से बढ़ के 50% हो गई, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में। तो विमेन के जो डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कमीशन भी बनाया था। कमीशन मतलब एक बॉडी बनाई थी, एक डिपार्टमेंट बनाया था नेशनल लेवल पे, जो पूरे इंडिया लेवल पे था, और स्टेट लेवल पे भी है, जैसे कि महाराष्ट्र लेवल पे नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन। The Act for the Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of democracy. तो डोमेस्टिक वायलेशन को रोकना मतलब जो घर में जो उनको परेशान करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनके खिलाफ वो लड़ सके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उनको रिजेक्ट करना, मतलब जो पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं जो फीमेल्स को फेस करने पड़ते थे प्रॉब्लम्स, वो सबको अभी क्या कर दिया, ख़त्म। और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी उनका जो मेल, और इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर, मेल डोमिनेशन मतलब जो मेल अपने फीमेल के ऊपर जो इम्पोज करते हैं अपने जो भी ट्रेडिशंस हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म एंड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी, तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी का स्कोप बढ़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और मेंबर जुड़ गया जो है फीमेल। फिर थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा जुडिशियरी। जुडिशियरी आप सब जानते ही है, जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं जो जस्टिस देता है। अगर जुडिशियरी नहीं होती तो जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी ये सब बुक में ही रह जाती है। तो हमने जो सोचा है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी खाली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो लोगों के जस्टिस को प्रोटेक्ट करना, लोगों को जस्टिस दिलवाना, तो ये सब का काम क्या है, जुडिशियरी का। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल बना सकती है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे कोई रूल नहीं बना सकती जो इनजस्ट हो, तो उसके ऊपर भी जुडिशरी ध्यान रखती है कि ऐसे कोई रूल नहीं बने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मजबूत करने के लिए जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं मतलब उसकी मीनिंग निकालते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। लीगल लैंग्वेज को एक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग, या उसको समझना बेसिकली। तो एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल मतलब एक बेसिक या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जुडिशरी का काम यही है कि लॉज को समझना। लॉज बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट्स में, तो उस लॉज के हिसाब से लोगों को जस्टिस देना, कि लॉज समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि लॉज में जो बनाने वाला है, जो मेकर है, जिसने फ्रेम किया है, कि वो कहना क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये सब काम कौन करता है, जुडिशरी। मतलब जुडिशरी क्या करता है, बेसिकली लॉज को पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, समझता है और उसके हिसाब से अपने जजमेंट्स पास करता है। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क भी होता है। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे एक जो मेन या फंडामेंटल क्या ऑब्जेक्टिव था उनका, वो मैंने एक लिस्ट दी है नीचे, वो बाद में देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। डायनामिक मतलब
अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, जैसे कि अभी लास्ट 104th अमेंडमेंट हुआ था। तो अब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक अभी तक 70 ईयर्स में 104 चेंजेस भी हो चुके हैं उसमें, जिसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो एक डायनामिक है और चेंज करना भी पड़ता है। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो जैसा का जैसा हम पूरे ज़िंदगी पर अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसमें जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते हैं, और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। तो जो कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस करते हैं, और पार्लियामेंट उसमें चेंजेस करता है। हमने देखा था कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई तुम रूल बना सकते हो, और इवन रूल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको चेंज नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो वॉइड होता है। मतलब जुडिशरी इसको चैलेंज कर सकती है और पार्लियामेंट को बोल सकती है कि तुम वो बिल इलीगल है या वॉइड है, मतलब उस बिल को वो रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो जुडिशरी के पास पावर है, पार्लियामेंट, जुडिशरी ने पावर दिया पार्लियामेंट को कि भाई वो यूज़ करके बिल बना सकती है। जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग मतलब चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म। हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो क्लॉज नहीं हटा सकती गवर्नमेंट। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। फेडरल मतलब हमने जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया हुआ, बांटा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करती है, और हम यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं। और हमारा जो इंटीग्रिटी सोवरेनिटी है, नेशन सोवरेन है, सबसे पावरफुल वो होता है। और सेक्युलरिज्म मतलब हम किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, सब रिलीजन हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और सुप्रीमेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही है किसी भी कंट्री का, उससे बड़ा कोई रूल नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट कोई रूल बना तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, वो इलीगल होता है, वो वॉइड होता है। कुछ सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, कॉन्स्टिट्यूशन से आए। तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट, जो जुडिशरी हमारी हेल्प करती है, मतलब जो कोर्ट्स हमारी हेल्प करती है, तो बहुत सारे वो जजमेंट्स पास करके, डिसीजंस पास करके, फैसले सुना के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उनके खिलाफ जो भी इनजस्ट हुआ उसको दूर करती है। तो कौन कौन सी राइट्स है, कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, ऑनर और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना वीमेन की, इंडिविजुअल के फ्रीडम की, ट्राइबल के एम्पावरमेंट की, ये सब एफर्ट्स लिए। अभी फीचर्स क्या है गुड गवर्नेंस के, मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट कैसे बन सकती है। एक अच्छी गवर्नमेंट कब बनेगी, जब वो रिस्पॉन्सिबल हो या अकाउंटेबल हो। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब गवर्नमेंट्स क्या कर रही है वो सिटीजन्स को बताएगी। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बताती है, तो बजट निकालती है। फेब के महीने में हमारे यहाँ पे बजट पास होती है, तो गवर्नमेंट अपनी बजट बनाती है कि हर साल की हम इस साल क्या क्या करने वाले हैं, और फिर उसका हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि वो उसने उस हिसाब से काम किया कि नहीं किया, वो कितनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली काम कर रही है, वो लोग कितने बेटर वे से काम कर रही है, वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है कि नहीं, मतलब वो लोगों को रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है कि नहीं, जो भी उनके डिफ़िकल्टीज़ फील कर रहे हैं वो कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। और ट्रांसपेरेंसी लाना इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो RTI एक्ट आपको याद होगा 2005 में पास किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो वो किसके लिए लाया, ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया। जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूसिव मतलब हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत रिच हो जाए, कुछ लोग अच्छे से ज़िंदगी जिए, कुछ बैकवर्ड रह जाए। तो जो बैकवर्ड है, जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको भी हमारे साथ लाने के लिए रिजर्वेशन भी स्टार्ट किया था। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़े, जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेंगे गवर्निंग में, डिसीजन मेकिंग में, वो कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये डेवलपमेंट में आगे बढ़ के।
तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।